अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन मुख्य हैं। दूसरे का भला करना, परोपकार करना पुण्य है और किसी को पीड़ा पहुंचाना पाप है। और पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख शांति। इसी अनमोल वचन के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से श्री बालाजी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का जो विषय है वह है केमुद्रुम योग। पिछले वीडियो में हमने 2 तरह के केमद्रुम योगों के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि इन केमद्रुम योगों के पीछे क्या कारण है और उन कारणों को समझने में आप ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को भी समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दूसरे तरह के केमुद्रुम योग की चर्चा, जिसमें हमने बताया था कि भाग्य स्थान का स्वामी व्यय स्थान में हो और व्यय स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में कमज़ोर हो और तृतीय स्थान में पाप ग्रह हो, तो यह केमद्रुम योग होता है। इसके पीछे जो लॉजिक हैं सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस योग में कहा गया है कि भाग्य स्थान का स्वामी यानी 9th लॉर्ड 12th हाउस में हो, व्यय स्थान में हानि के स्थान में हो। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भाग्य का स्वामी हानि के घर में यानी भाग्य की हानि। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं कि जिनमें भाग्य का स्वामी 12th हाउस में है, व्यय स्थान में हानि के स्थान में है, फिर भी उन लोगों का जीवन बहुत अच्छा रहा है और ऐसी भाग्यहीनता जैसी बात उनके जीवन में नहीं देखने में आई है। इसके पीछे कारण है कि वह भाग्य का स्वामी यदि बलवान स्थिति में व्यय स्थान में होगा तो बुरे फल नहीं मिलेंगे, और यदि वह कमज़ोर स्थिति में होगा तब बुरे फल मिलेंगे। मैंने ऐसा देखा है कि जिन लोगों के भाग्य का स्वामी 12वें घर में व्यय स्थान में हो, वे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करते हैं, क्योंकि 12वां घर जो है वह विदेश का भी है। तो जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाकर के भाग्य उदय ऐसे लोगों का होता है, लेकिन वह भाग्येश बलवान होना चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि विदेश जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने देश में अपने घर के लोगों के बीच आजीविका प्राप्त नहीं होती, वह विदेश जाता कमाने के लिए, तो अपने घर गृहस्थी को छोड़कर दूर जाना, दूसरे धर्म के लोगों के बीच जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। तो उस ज़माने में भाग्येश यदि व्यय में हो तो उसे बहुत खराब कहा गया है। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज कोई विदेश जाता है तो वह भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई विदेश चला गया, वहाँ बस गया तो वह भाग्यशाली ही है। मैं विदेश जाता रहता हूँ और मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जो इंडिया से विदेश में बस गए हैं, लेकिन वो बहुत दुखी हैं वहाँ पर भी। तो व्यक्ति दुखी होगा या सुखी होगा, यह तो उनकी जन्म कुंडली के योगों पर, उनकी दशा अंतर्दशा पर, उनके समय पर निर्भर करेगा। लेकिन जिन लोगों का भाग्य का स्वामी व्यय में होता है, वे अपने जन्म स्थान की बजाय जन्म स्थान से दूर जाकर ज़्यादा सफल होते हैं। अब हम जिस केमद्रुम योग की बात कर रहे हैं, इस योग में कहा गया है कि भाग्य का स्वामी व्यय में हो और व्यय का स्वामी द्वितीय भाव में 2nd हाउस में कमज़ोर हो। तो यह कमज़ोर होना जो पॉइंट है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाग्येश जिस ग्रह की राशि में है वह ग्रह कमज़ोर है। अब देखिए, ज्योतिष के जो नियम हैं वह यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुसार चलते हैं। यानी जैसा हमारे इस पृथ्वी लोक में होता है, वैसा ही ग्रहों में यानी ब्रह्मांड में भी होता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी बहुत शक्तिशाली या प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में बैठा हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप
राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, तो आपके राष्ट्रपति भवन में बैठने मात्र से ही आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। उसी तरह भाग्येश व्यय में बैठा है और व्ययेश यदि बलवान होगा तो भाग्येश का बल बढ़ेगा। लेकिन इस योग में कहा गया है कि व्ययेश निर्बल होकर द्वितीय भाव में हो। तो जब व्ययेश निर्बल होगा तो भाग्य स्थान के स्वामी का बल भी कम होगा, क्योंकि भाग्येश निर्बल ग्रह की राशि में बैठा है। अब इस योग में जो अन्य बात है, जो अन्य लॉजिक है इसके खराब फलों का, वह यह है कि 12वें घर का स्वामी जहाँ भी बैठे उस भाव के शुभ फलों में कमी करता है, क्योंकि 12वां घर हानि का है। तो हानि के घर का स्वामी जन्म कुंडली में जिस भी घर में बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव की हानि करेगा। तो इस योग में कहा गया है कि 12वें घर का स्वामी धन स्थान में, जो सेकंड हाउस है, जो द्वितीय स्थान है, वह धन का है, कुटुंब का है, विद्या का है, वाणी का है। तो इन सब में वह कमी करता है, तो धन में कमी करता है। देखिए, दूसरी बात यह है कि कोई निर्बल ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव की ज़्यादा हानि करता है, और यदि ग्रह बलवान है तो उस भाव की कम हानि करेगा। निर्बल ग्रह ज़्यादा अशुभ माना गया है। तो इस योग में कहा गया है कि भाग्य का स्वामी व्यय में हो और व्यय का स्वामी द्वितीय भाव में निर्बल हो। तो निर्बल होने के कारण से वह सेकंड हाउस की और भी ज़्यादा हानि करेगा, यानी धन में और भी ज़्यादा कमी लाएगा। फिर देखिए, तीसरी बात इसमें यह कही गई कि तृतीय भाव में पाप ग्रह हों, थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह पाप ग्रह हों। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे दो लॉजिक है। पहला तो कारण यह है कि किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे का भाव यदि पीड़ित होता है तो उस भाव के शुभ फलों में कमी आती है। कि जैसे हम सेकंड हाउस का विचार कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस से सेकंड हाउस अगर वह पीड़ित होगा तो सेकंड हाउस के अच्छे फलों में कमी आएगी। अगर आप 5वें भाव के फलों का विचार करें तो 5वें भाव से 5वां भाव, यानी 5वें को पहला गिने और फिर उससे आगे जो 5वां भाव आए, वह भाव यदि पीड़ित होगा तो 5वें भाव के शुभ फलों में कमी होगी। इसे हम भावात भावम का सिद्धांत कहते हैं। यह ज्योतिष के कई पुस्तकों में दिया है कि आप किसी भी भाव का विचार करें तो उस भाव से उतने ही भाव आगे का भाव भी देखें। वह यदि पीड़ित होता है तो उस भाव के शुभ फलों में कमी आती है, और वह यदि अच्छी स्थिति में होता है तो उस भाव के अच्छे फलों में बढ़ोतरी होती है। द्वितीय भाव जो है, सेकंड हाउस जो है, वह धन का है, और उससे फिर सेकंड हाउस यानी थर्ड हाउस जो है वह भी धन से संबंध रखता है। वह यदि खराब स्थिति में होगा तो भी धन के मामले में बुरे फल मिलेंगे। तो एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है कि तृतीय भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठेंगे तो उनकी दृष्टि नवम भाव पर यानी भाग्य भाव के ऊपर होगी। तो एक तो भाग्य भाव का स्वामी खराब स्थिति में, दूसरा भाग्य भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि। तो यानी भाग्य भाव जो है वह बुरी तरह बिगड़ता है इस स्थिति में। और कहीं तृतीय भाव में शनि बैठा हो तो फिर शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर भी होगी, और भाग्य भाव के स्वामी यानी जो 12th हाउस में जो भाग्य भाव का स्वामी बैठा है उस पर भी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस कारण से भाग्य भाव और भाग्य भावेश और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। हालांकि इस योग में ऐसा नहीं कहा गया शनि हो तृतीय भाव में, लेकिन शनि होने पर यह अशुभ फल और बढ़ जाएगा। और यदि मंगल, राहु, केतु, सूर्य यह भी यदि तृतीय भाव में होंगे तो भी यह योग बनेगा। अब देखिए, सबसे मुख्य जो है वह आपका भाग्य भाव है। शास्त्र में कहा गया है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। सारी जगह फल जो है वह भाग्य से ही मिलते हैं, पुरुषार्थ से फल नहीं मिलते, पढ़ने से फल नहीं मिलते, फल मिलते हैं भाग्य से, रिजल्ट आते हैं भाग्य से। आप केवल कर्म कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वह हमेशा ही भाग्य के हाथ में रहता है। और भाग्य भाव सबसे मुख्य भाव माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, इसीलिए अष्टम भाव को बहुत बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह भाग्य भाव से 12वां पड़ता है तो भाग्य की हानि करता है। इसीलिए कहा गया है, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रद। भाग्य के व्यय का स्वामी रंध्रेश यानी अष्टम भाव का स्वामी शुभ फलदायक नहीं होता है। अब यह जो भाग्य का घर है यह धर्म का घर भी है। तो शास्त्र कहते हैं कि
धर्म की जो हानि करे वह सबसे बुरा। तो इस योग में आप देख रहे हैं कि धर्म भाव का स्वामी व्यय में, धर्म भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि, धर्म भाव का स्वामी कमजोर। तो यह बताता है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, धर्म की हानि होती है, और धर्म की हानि होने के कारण से ही बुरे फल प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ऋषि मुनियों ने भाग्य का घर और धर्म का घर एक ही बताया। तो जो व्यक्ति धर्म को नहीं छोड़ेगा उसका भाग्य भी साथ नहीं छोड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अंतिम परिणाम अच्छे ही रहेंगे यदि कोई व्यक्ति धर्म पर रहेगा। तो इस योग में क्या होता है कि धर्म स्थान पर पाप प्रभाव होने से ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में विश्वास करने वाला नहीं होता, या ऐसे कर्म करने लगता है कि जो धर्म के हिसाब से गलत हैं। पुराने ज़माने में जब जन्मपत्रियाँ हाथ से बनाई जाती थी तो एक पेपर पर ही जन्म कुंडली बनाकर उसके नीचे 4 लाइन जरूर लिखते थे। वो 4 लाइन क्या होती थी? धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। यह सार था जन्म कुंडली का कि आपके ग्रह बुरे आएंगे, आपका समय भी बुरा आएगा, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, शत्रु भी बनेंगे। तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज है आप धर्म पर रहो। जो व्यक्ति धर्म पर रहेगा उसके व्याधियाँ आएंगी लेकिन चली जाएंगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा धर्म पर रहने से। ग्रह गोचर बुरे आएंगे लेकिन वह समय निकल जाएगा यदि आप धर्म पर रहेंगे। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ विजय है। तो एक तरह से उन्होंने उपाय बता दिया। जैसे आप रेमेडीज़ पूछा करते हैं कि फला योग है तो उसका क्या उपाय करें, तो यह योग जिसकी जन्म कुंडली में हो उसको चेष्टा करके अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने धर्म के अनुसार चलेगा उतना ही यह जो बुरा योग है यह कम प्रभावशाली होगा। लेकिन इस योग के प्रभाव से ऐसे लोग अधार्मिक हो जाते हैं, गलत कर्म करने वाले हो जाते हैं, और उसी के कारण से फिर बुरे परिणाम उनको मिला करते हैं। जैसा कि इस योग में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अधार्मिक होता है, कुकर्म करने वाला होता है, दरिद्री होता है। तो वह सब क्यों होता है वह आपको क्लियर हो गया होगा, उसके पीछे जो लॉजिक है वह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रचलित केमद्रुम योग की, कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो तो यह केमद्रुम योग होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखिए, चंद्रमा को ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा शैशव अवस्था का है, यानी एकदम बच्चा है, दूध पीता, जिसके दांत भी नहीं आए हैं। ज्योतिष के ग्रंथों में जो बालारिष्ट योग दिए गए हैं कि बचपन में ही जिन बच्चों की डेथ हो जाती है या उन पे विशेष अनिष्ट आता है, उनमें चंद्रमा पीड़ित होने की स्थिति अधिकांश योगों में है। जिन लोगों के चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है उनके बचपन में बहुत भारी कष्ट आते हैं। चंद्रमा को शिशु कहा गया है। अब आप जानते ही हैं कि एक छोटे बच्चे को अकेला छोड़ना कितना बुरा सिद्ध हो सकता है। छोटे बच्चे को यह समझ नहीं है कि क्या मुंह में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। वह आग में भी हाथ दे सकता है, वह कहीं से गिर भी सकता है, वह कुछ भी अपने आप को हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए बहुत छोटे बच्चे के नज़दीक कोई ना कोई ज़रूर रहता है। तो वही चंद्रमा की स्थिति है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वह यदि अकेला पड़ गया तो वह अपना ही नुकसान खुद कर लेता है। यदि चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं हो लेकिन चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह हो तो यह जो केमद्रुम योग है यह भंग हो ही जाएगा। चंद्रमा से केंद्र में यदि गुरु आता है तो ऐसा कहा गया है कि गजकेसरी योग होता है, और उसके बहुत अच्छे अच्छे फल बताए गए हैं। यानी चंद्रमा से केंद्र में भी यदि कोई ग्रह आता है तो चंद्रमा को बल मिलता है। तो चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो लेकिन केंद्र में कोई ग्रह हो तो भी चंद्रमा को बल मिल जाएगा और केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी बात कही गई है कि लग्न से केंद्र में भी कोई ग्रह हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लग्न जो है वह भी शिशु अवस्था से संबंध रखता है। यदि किसी का लग्न बहुत पीड़ित होता है तो भी उस व्यक्ति के बचपन में काफ़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित भी आती हैं और भी। तो लग्न का संबंध जो है वह बचपन से है। फिर 10वें घर का संबंध जो है वह जवानी से है,
और 7वें घर का संबंध मध्य अवस्था से है और चतुर्थ भाव का संबंध जो है वह बुढ़ापे से है। अब इसमें एक चीज़ आप और सीख सकते हैं कि जिन लोगों के लग्न और लग्न के आसपास के भाव बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं उन लोगों का बचपन बहुत अच्छा रहता है। और जिन लोगों के बहुत अच्छे योग 10th हाउस में या 10th हाउस के आसपास यानी 11th में 9th में बनते हैं तो वे लोग अपने यंग एज में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, छोटी अवस्था में ही बड़ी तरक्की कर लिया करते हैं। और 7th हाउस में होने पर शादी के बाद या आधी अवस्था बीत जाने पर, और जिन लोगों के 4th हाउस बहुत सुधरा हुआ हो उन लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, और जिनका 4th हाउस बहुत बिगड़ा हुआ हो उनका बुढ़ापा बुरा होता है। तो इन भावों का संबंध है आपकी अवस्थाओं से। तो इसमें कहा गया है कि लग्न से केंद्र में कोई ग्रह हो तो लग्न को बल मिल जाएगा, तो बचपन में उस व्यक्ति को बल मिल जाएगा। जैसे हमने चंद्रमा की बात की कि वह शिशु है, तो लग्न का संबंध भी शैशव अवस्था से है, तो वहाँ यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया या लग्न को बल मिल गया तो उसके कारण से व्यक्ति की परवरिश बहुत अच्छी होती है। और आप जानते ही हैं कि नींव यदि मजबूत हुई तो बड़ा महल तैयार हो सकता है। तो लग्न से केंद्र में भी ग्रह आने पर यह केमद्रुम योग भंग हो जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। फिर कोई नया टॉपिक लेकर आपके सम्मुख जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।